वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे आइडियल सॉल्यूशन, नन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, उसको हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर किस तरह से इनिशियल कंडीशन के कंपेयर में लो होगा। ठीक है, किस तरह से लो होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। जैसे सपोज कीजिए लेट पी नॉट बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक गिवन टेम्परेचर पे पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। पी नॉट किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे पी नॉट। ठीक है, जब अब उस सॉल्वेंट के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर नन वोलाटाइल सॉल्यूट। नन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूट जिसका वेपर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जब एक नन वोलाटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर देंगे उस सॉल्वेंट के अंदर, टू द सॉल्वेंट, एडेड टू द सॉल्वेंट, तब क्या होगा, द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस डिक्रीजेज। ठीक है, तो देखिए अब जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से बन रहा था। पी नॉट इनिशियल कंडीशन में जब सिर्फ सॉल्वेंट था तब। ठीक है, और उसमें जब उस सॉल्वेंट के अंदर नन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसका वेपर नहीं बनता है, उस सॉल्यूट को अगर हम डाल दें उठा करके, तो सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो था सरफेस पे जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, बीच बीच में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल चला आएगा जो नन वोलाटाइल जिसका वेपर ही फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सरफेस, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होगा सरफेस पे वो डिक्रीज हो जाएगा। हेंस यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है बात, समझ में आया। तो पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का गिवन टेम्परेचर पे। मतलब प्योर वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का, इनिशियल स्टेट में सब सिर्फ सॉल्वेंट था। ठीक है, पी नॉट। और जब उसमें हम नन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो था सरफेस पे वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब सॉल्यूट का भी, नन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूल सब आ गया वहाँ पे। इसके वजह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर सपोज कीजिए इफ़, अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इफ़ P be the vapor pressure of solution, if P be the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट था तब वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट था। अब तो वेपर प्रेशर वही नहीं रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी आ गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया होगा। तो कितना हो गया होगा वेपर प्रेशर, तो मान लेते हैं पी वेपर प्रेशर हो गया होगा। ठीक है, तो वही लिखे पी विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पी। तब लोअर कितना हो गया वेपर प्रेशर, देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया होगा, देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअर कितना लोअर हो गया होगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम हो गया होगा, तो सॉल्वेंट का कितना रहा होगा, पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी। इतना वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको कंटेनर के हेल्प से देखते हैं किस तरह से हो रहा है। ये एक क्लोज जार है। ठीक है, फिर ये भी एक क्लोज जार है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या, सिर्फ सॉल्वेंट है, इनिशियल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या, इसका वेपर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन रहा होगा, सॉल्वेंट है सिर्फ सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट, टी केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया होगा, सॉल्यूशन बन गया होगा जब सॉल्वेंट को डाल दिए होंगे तो सॉल्यूशन का ये देखिए इस तरह से, और इसमें सॉल्यूट का भी पार्टिकल रहेगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल आ जाएगा, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल सरफेस पे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये सॉल्यूट का पार्टिकल है जो एक से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। ठीक है, तो कितना वेपर प्रेशर कम हो गया होगा सॉल्यूशन का, तो उसको हम लोग मान लेते हैं जो वेपर प्रेशर हो गया होगा
वो अब हो गया होगा P। ठीक है, तो कितना कम कितना हो गया होगा वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे लिखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया होगा, यहाँ पे लिखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया होगा P नॉट माइनस P। ठीक है, क्योंकि P नॉट ज़्यादा होगा, जब प्योर स्टेट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूट डालने से जो वेपर प्रेशर हो गया होगा सॉल्यूशन का वो कम हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है, मतलब जिसका वेपर फॉर्म नहीं होता है। एज, यहाँ पे इस बात को समझना अच्छे से, एज द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल, एज अ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, तब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है मतलब उसका वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं होगा, सॉल्यूट का वेपर तो बनेगा ही नहीं, तो वेपर किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है। तो यहाँ पे हम इस लाइन को लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, वो इक्वल होगा, जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट का ही बनेगा, क्या, लेकिन वेट डिक्रीज हो जाएगा, इसके वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल आ जाएगा उसके ऊपर सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, मतलब पार्शियल प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, मतलब सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन उसके x1, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर तो सिर्फ सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब P इज इक्वल टू प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट A इंटू एक्स ए, मतलब x1। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं P नॉट, मतलब सिर्फ जहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है तो सिर्फ एक P नॉट से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 डिनोट करेगा। P नॉट क्या डिनोट कर रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, तो P नॉट था, और पार्शियल प्रेशर कितना हो गया होगा, जब सॉल्यूशन में जब उसको सॉल्यूट मिक्स कर देंगे सॉल्वेंट के अंदर तो P बन गया होगा पार्शियल प्रेशर, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x1। ठीक है, और सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x1 की जगह पे पुट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट, x1 की जगह पे 1 माइनस x2 पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा P माइनस P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x2, ये आएगा। अब इसको हम कॉमन इसको उठा करके इधर ले आते हैं, मतलब कितना आ जाएगा P माइनस P नॉट, क्या हो जाएगा P माइनस P नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या सॉल्यूशन माइनस, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर ही फॉर्म नहीं होगा, माइनस P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर स्टेट में इज इक्वल टू माइनस ऑफ P नॉट x2, क्या आ गया P नॉट x2। अच्छा x2 क्या है, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, ये x2 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, x1 किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो और यहाँ पे हम माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा P नॉट माइनस P सामने, P नॉट सामने आ जाएगा, P पीछे चला जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ P नॉट इंटू x2। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये आ गया, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग P नॉट माइनस P बाय P नॉट जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है इन इट्स इनिशियल स्टेज, मतलब इनिशियल शुरुआत में जो सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था उसमें से वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, तो ये बताता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाला फ्रैक्शन P नॉट माइनस P बाय P नॉट इज इक्वल टू x2, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राउट्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए,
राउल्ट्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म आ जाता है यहाँ पे। तो क्या आ जाता है, वो बोले राउल्ट्स लॉ ही का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या बोले, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं RAOUL, राउल्ट्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या बोले इसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए, कि द relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure, the relative lowering in vapor pressure of a solution the relative lowering vapor pressure of a solution is equal to, किसके इक्वल है, is equal to mole fraction of the solute present in solution. क्लियर है बात यहाँ तक। मतलब राउल्ट्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ से चला आया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर भी इसका यूज होगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ से एक और बात यहाँ पे जान लीजिए, क्योंकि आगे में इसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। जो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़रूरत पड़ेगा। देखिए P0 माइनस P, ये क्या डिनोट कर रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और P सॉल्वेंट का ही एक तरह से सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट का ही बनेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का जब वो सॉल्यूशन बना रहा था। तो ठीक है, इज इक्वल टू P0 क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोअरिंग P0 माइनस P क्या डिनोट कर रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, तो ये वाला बात याद रखना है, लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से ये वाला बात भी याद रखना है हम लोग को। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, 298 केल्विन पे जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो कितना दिया हुआ, 23.56 mm। ठीक है, व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल इज एडेड, जब 0.2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल किसका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया, नॉन वोलाटाइल यहाँ पे सॉल्यूट भी होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब ऐड किया गया तो किसमें 25 ग्राम वाटर के अंदर, तो वेपर प्रेशर जो हो गया सॉल्यूशन का वो क्या हो गया, वो कम होके बिकम्स 23.1 mm हो गया। ठीक है, मतलब डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर ही नहीं बनेगा, जो वेपर प्रेशर बनेगा वाटर का बनेगा। तो वाटर के सरफेस पे क्या हो गया होगा, सॉल्यूट का पार्टिकल सब क्या हो गया, ऊपर आ गया होगा सरफेस पे, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, वाटर का डिक्रीज कर गया होगा। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है लोअरिंग कितना वेपर प्रेशर लो हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, और तीसरा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए P0 प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर वाटर का कितना है, P0 कितना दिया हुआ है, 23.56 mm दिया हुआ है। ठीक है, और वेपर प्रेशर जब 0.2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर लिए तब कितना हो गया वेपर प्रेशर वाटर का, तो वाटर का ही वेपर प्रेशर बना होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट का तो बन नहीं सकता है ना। तो देखिए कितना बना, 23.1 mm हो गया। ठीक है, आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं WB, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, WB कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास 0.2 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है,
है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, तो WA मान लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 25 ग्राम वाटर, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना लो हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P0 माइनस पी, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था माइनस, जब सॉल्यूशन बन गया तब वेपर प्रेशर कितना है, तो P0 कितना था 23.56 और P कितना हो गया, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो 23.1 हो गया, तो वेपर प्रेशर कितना आ गया होगा, लोअरिंग कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मतलब 0.46 mm, इतना वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस P बाई P0, है ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं दूसरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 माइनस P बाई P0। तो देखिए P0 माइनस P का वैल्यू तो आ गया मेरे पास, कितना चेंज हुआ है वेपर प्रेशर, कितना कम हो गया P0 माइनस P, किसके कंपेयर में, इनिशियल स्टेट के कंपेयर में, प्योर स्टेट में कितना था वेपर प्रेशर, ठीक है। तो P0 माइनस P का वैल्यू 0.46 हम लोग के पास है, डिवाइडेड बाई P0 का वैल्यू कितना है, तो देखिए 23.56, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था सॉल्वेंट का 23.56, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू 0.46 डिवाइडेड बाई 23.56, 0.46 डिवाइडेड बाई 23.56 में वैल्यू आ जाएगा 0.019, कितना आएगा 0.019, आप तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा 0.019, इतना क्या हो गया, लोअर हो गया होगा, रिलेटिव लोअरिंग हो गया होगा वेपर प्रेशर का, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम लोग को फाइंड करना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना, ठीक है। तो तीसरा हम लोग लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, ठीक है। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, तो हम लोग जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है P0 माइनस P बाई P0 वो क्या होता है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अभी हम लोग देख के आए P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू X2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और हम इसको एक्स बी जो आपको अच्छा लगे ए बी के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल एक्स से क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसी तरह से x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको जिस तरह से मानना है मान सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 के जगह पे अगर b मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो किसको मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेगा, सॉल्यूट के ही मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी क्या हो जाता है, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, लास्ट लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, Na प्लस Nb, ठीक है। अब देखिए P0 माइनस P का वैल्यू हम लोग को पता है ना कितना आया हुआ है, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.019 आया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आया हुआ है, ठीक है। Nb क्या है, Nb है मोल ऑफ, Nb क्या डिनोट करता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Nb को क्या WB बाई MB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई Na गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है, प्लस उसी तरह से WB बाई MB, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0.019 इज इक्वल टू WB, मतलब सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास देखिए 0.2 ग्राम, WB दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.2 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है क्या, नहीं, तो हमको ये तो फाइंड ही करना है, तो MB को वैसे करने देते हैं, डिवाइडेड बाई, तो गिवन सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है क्या WB, हाँ, तो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 25 ग्राम है ना, WA का वैल्यू
यहाँ पे MA होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। WA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए सॉल्वेंट का 25 का हम यहाँ पे पुट कर देंगे 25 WA के जगह पे। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास जानते हैं कितना होता है 18, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 18 प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W भी कितना है तो 0.2, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो पता नहीं है हम लोग को, वही तो फाइंड करना है MB, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.019 इज इक्वल टू 0.2 बाई MB डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 18 इंटू MB के ही फॉर्म में आए देते हैं, 18 MB के फॉर्म में ही एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना 18 है तो यहाँ पे आएगा 25 MB प्लस 0.2 इंटू 18, है ना, 0.2 इंटू 18, तो यहाँ पे क्या 0.8 इंटू 80, 0.2 इंटू 18 कितना आ जाएगा 3.6, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 3.6। चलिए अब हम इसको देखिए, ये MB से ये वाला MB कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देते हैं, आ जाएगा 0.019 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 25 MB प्लस 3.6, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा मेरा 0.019 इंटू 25 MB प्लस 25 MB प्लस 3.6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा कितना, मेरा आ जाएगा 3.6, ठीक है। अब इस 0.019 को हम 3.6 के नीचे भेज देते हैं, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। और तो यहाँ पे 25 MB, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3.6 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 0.019। अब 3.6 को 0.019 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 189.47, कितना आ जाएगा 189.47, ठीक है। अब देखिए ये 3.6 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 25 MB इज इक्वल टू 189.47 माइनस 3.6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3.6 185.87, कितना आ जाएगा 185.87, ठीक है। और यहाँ से 25 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो MB का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता चल जाएगा, तो MB का वैल्यू आ जाएगा 185.87 डिवाइडेड बाई 25, ये वाला वैल्यू हमको दे देगा, डिवाइड कर लेंगे 25 से तो वैल्यू आ जाएगा 7.43, मतलब मॉलिक्यूलर मास हमको पता चल गया किसका, सॉल्यूट का कितना है 7.43, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना, सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हम प्रैक्टिस शीट के अंदर क्वेश्चन सब डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, कितना मास ग्लूकोज का डिजोल्व करेंगे 200 ग्राम वाटर में, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो 25% क्या हो, डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बोला गया, कैलकुलेट द मास ऑफ C6H12O6 डिजोल्व इन 200 ग्राम वाटर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%, है ना। कैलकुलेट करना ग्लूकोज का मास कितना ऐड करेंगे जिसकी वजह से वेपर प्रेशर वाटर का 25% डिक्रीज कर जाए 200 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको क्या क्या डेटा दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो पहले तो वेपर प्रेशर, क्या प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है क्या, नहीं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना हो गया P0, ठीक है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, लेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या हो गया, वो हो गया P0, मतलब 25% वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ग्लूकोज तो नॉन वोलेटाइल होगा, इसका वेपर प्रेशर तो इसका तो वेपर बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो बनेगा वाटर के वैसे ही वेपर बनेगा,
ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब P, इसको क्या हम लिख सकते हैं, वो कितना हो गया, डिक्रीज हो गया ना, 25% डिक्रीज हो गया इनिशियल प्रेशर से, मतलब P नॉट का 25% माइनस कर देंगे P नॉट में से, ठीक है। तो P नॉट माइनस, इस तरह क्वेश्चन आपको याद होगा तो केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोग किए थे, ठीक है। P नॉट माइनस 25% ऑफ P नॉट, है ना, 25% ऑफ 25 इंटू P नॉट बाई 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 100 P नॉट मतलब 75 P नॉट बाई 100, और इसको फ्रैक्शन 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा मतलब 3 P नॉट बाई 4। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए WA मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग को पता है कितना है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट WB वो पता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कितना मास ऐड करेंगे वो हमको पता नहीं है, वो फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पता है क्या, पता कर सकते हैं, क्या है, C6H12O6 दिया हुआ है, ठीक है। एक कार्बन आइटम का मोलर मास होता है 12, तो 12 इंटू 6 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन के 1 आइटम का होता है 1 इंटू 12, प्लस कार्बन का होता है 16, तो 6 इंटू 16, यहाँ पे कहा जाएगा 72 प्लस 12 प्लस ये हो जाएगा 96, इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 6264 हो जाएगा, 4 10 कैरी, सॉरी 10 हो जाएगा, 10 कैरी 1 आ जाएगा मेरे पास, 6 4 10 कैरी 1, ठीक है। और 9 यहाँ पे 18, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 18, तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, किसका हो गया, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का, तो 180 ग्राम मोल किसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ग्लूकोज का हो गया, ठीक है। हमको WB फाइंड करना है, तो बस हम लोग जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब XB, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, X2 और XB किसी के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो XB क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है, ठीक है, Na प्लस NB सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, अब P नॉट माइनस, अच्छा P नॉट का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब पुट कर देते हैं। P नॉट का वैल्यू कितना है, तो इनिशियली तो P नॉट था ही, वाटर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो गया, तो 3 P नॉट बाई 4, कितना हो गया मेरा 3 P नॉट बाई 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 P नॉट बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 3 P नॉट बाई 4 डिवाइडेड बाई P नॉट, ठीक है। अच्छा, NB नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, NB कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं WB बाई MB डिवाइडेड बाई Na को क्या लिख सकते हैं, WA मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 P नॉट माइनस 3 P नॉट, कितना बचेगा, तो P नॉट बाई 4 बाई P नॉट आएगा, ठीक है। अब ये P नॉट से ये P नॉट ऊपर वाला कट गया होगा तो इधर 1/4 बचेगा, इज इक्वल टू, अब WB कितना है, देखिए WB तो फाइंड करना है, तो WB वैसे का नहीं देंगे, बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है सॉल्यूट का, तो 180, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 180, अच्छे से लिख देते हैं 180 डिवाइडेड बाई WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो WA दिया हुआ है 200, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो जानते हैं कितना 18, प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, नहीं फाइंड करना है WB, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जानते हैं ग्लूकोज का कितना दिया हुआ है 180, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/4 इज इक्वल टू, इधर तो 1/4 बचा होगा, तो 1/4 इज इक्वल टू WB बाई 180, WB बाई 180 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 18 इंटू 180 के फॉर्म में ही आने देते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा 200 इंटू 180, तो 200 इंटू 180 यहाँ पे कर लेते हैं, 200 इंटू 180, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 18 WB, 18
WB। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इस 180 से ये वाला 180 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा क्या 1/4 इज इक्वल टू, ये वाला 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 WB डिवाइडेड बाई 2। 18 टू जा कितना होता है 36, तो 36 और 000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18 WB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 36,000 प्लस 18 WB। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 × 18 टाइम्स ऑफ WB। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी सॉल्व कर लेंगे तो 36,000 प्लस 18 WB प्लस इक्वल टू 18 4 जा 4 8 से कितना होता है 32 कैरी 3 मतलब 72 WB। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो आ जाएगा मेरा 36,000 इज इक्वल टू 72 WB माइनस 18 WB। ये वाला आ जाएगा मेरा 54 WB। तो 36,000 इज इक्वल टू 54 WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इज इक्वल टू, अब WB का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 36,000 डिवाइडेड बाय 54 कर लेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा बाय 54। तो आ जाएगा मेरा वैल्यू 36,000 डिवाइडेड बाय 54 666 मतलब 600 WB का वैल्यू आएगा 666.67। WB इज इक्वल टू 666.67 ग्राम। ये इतना ग्लूकोज डालेंगे तब 25% प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। कितना ग्लूकोज डालना होगा 666.67 ग्राम। ठीक है, तब जाके प्रेशर जो होगा वो 25% डिक्रीज करेगा। ठीक है, 200 ग्राम वाटर के अंदर डालेंगे तब। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.58 mm and vapor pressure of aqueous solution of urea at same temperature is 23.12 mm. फाइंड द मोलैलिटी। हमको मोलैलिटी फाइंड करना है। ठीक है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाटर का 23.58 mm। अब वेपर प्रेशर जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का उसी टेम्परेचर पे वो दिया हुआ है 23.12 mm। मतलब यूरिया का तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, तो क्या ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर तो वाटर का ही बनेगा, तो कितना दिया हुआ है वो वेपर प्रेशर तो 23.12। वाटर के वैसे ही वेपर प्रेशर बनेगा, तो वो दिया हुआ है 23.12 mm। हमको मोलैलिटी फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट को जानना होगा, समझना होगा। चलिए पहले मोलैलिटी से किस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वेपर प्रेशर को, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम मान लेते हैं या तो X2 या तो XB, तो हम XB के टर्म्स में मान रहे हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट Na प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट Na प्लस NB। ठीक है यहाँ तक। अच्छा हम आगे लिखते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू NB बाई इसको भी Na से NB बाई इसको Na से डिवाइड कर देते हैं, NB बाई Na। ठीक है, NB बाई इसको Na से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट से Na से डिवाइड कर दिए NB को, इधर भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी Na से डिवाइड करेंगे, इसको भी Na से डिवाइड कर देंगे, तो कितना इसको 1 प्लस NB बाई Na आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखिएगा, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या, उसके अंदर वाटर का अमाउंट होगा, वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ A मतलब सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वाटर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर कोई दूसरा सॉल्यूट मिक्स होगा, मतलब यूरिया वाटर के अंदर मिक्स है, मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब बी वो क्या होगा, बहुत टू मच लेस देन होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ए से, बहुत लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में एक चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम के नाम से, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, तो देखिए अगर एन बी बाई एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई एन ए सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट वो 1 से क्या है, टू मच क्या है, कम है, तो हम लोग मान सकते हैं 1 प्लस एन बी बाई एन ए को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब 1 के वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन बी बाई एन ए, 1 प्लस एन बी बाई एन ए क्या मान लेंगे, लगभग किसके बराबर है, इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के कंपेयर में, तो हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस इसको एन बी बाई एन ए, इसका फ्रैक्शन इतना कम होगा कि हम इसको यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एन बी बाई एन ए ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या बचा, नीचे वाला वैल्यू तो 1 हो गया, इसका फ्रैक्शन 1 प्लस एन बी बाई एन ए का वैल्यू क्या होगा, लगभग इक्वल टू 1 हो गया, ऊपर में क्या बचा एन बी बाई एन ए, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन बी बाई एन ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं इस तरह से, एन बी बाई एन ए को, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना एन बी। अच्छा, और देखिए एन बी एन ए को क्या हम लिख सकते हैं, एन ए को डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, आइए डब्ल्यू ए बाई एम ए लिखेंगे मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस तरह से एन बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ए बाई 1000। देखिए ये 1000 से ये 1000 कट जाएगा, तो क्या एन बी बाई डब्ल्यू ए वही बचेगा, तो ये देखिए ये एन बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए क्या कहलाता है, मतलब इसको और अच्छे से देखिएगा तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए क्या कहलाता है, ये कहलाता है ना, ये मोलालिटी का फॉर्मूला था, याद आया मोलालिटी जो हम लोग पढ़े थे, मोलालिटी का ये फॉर्मूला है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं, देखिए पी नॉट माइनस पी मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोलालिटी स्मॉल एम इंटू मास मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्लियर है, किस तरह से हम लोग मोलालिटी फाइंड करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन का, क्लियर, जिसके अंदर एक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या है 298 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 23.58 mm दिया हुआ है, वाटर का वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया उसी में दिया हुआ है सेम टेम्परेचर पे 23.12 mm। हमको मोलालिटी फाइंड करना है, तो चलिए जो डेटा दिया हुआ है हम लोग उसको लिख लेते हैं। हमको पी नॉट दिया हुआ है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर स्टेट में कितना था वेपर प्रेशर वाटर का 23.58 mm, 23.58 mm। फिर वेपर प्रेशर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन के अंदर कितना वेपर प्रेशर हो गया था वाटर का, सिर्फ वाटर ही के वेपर प्रेशर बनेगा तो 23 क्योंकि यूरिया क्या होगा नॉन वोलाटाइल होगा, जो वेपर फॉर्म नहीं करेगा, 23.12 mm। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो जानते ही होंगे वाटर है, तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, एम का वैल्यू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, पी नॉट का वैल्यू कितना है, इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे, मोलालिटी फाइंड कर लेना है हमको, तो पी नॉट का वैल्यू है 23.58 माइनस पी का वैल्यू कितना है,
पी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 23.12 डिवाइडेड बाय पी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 23.58, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे मोलैलिटी तो फाइंड करना है m इंटू एम ए का वैल्यू 18 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा, ऊपर में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 - 2 कर लेंगे तो 6, 5 में से 1 जाएगा 4, मतलब 0.46 डिवाइडेड बाय 23.58 इज इक्वल टू m इंटू 18/1000। और देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 0.46 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 23.58 इंटू 18 इज इक्वल टू मोलैलिटी m, स्मॉल m, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा मेरा आंसर 0.46 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 23.58 इंटू 18, फिर ब्रैकेट क्लोज, आ जाएगा मेरा 1.08। कितना आ गया मेरा मोलैलिटी, देयरफॉर मेरा मोलैलिटी आ गया 1.08 m, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। अच्छा, इसे कहने का मतलब क्या हुआ, अब मोलैलिटी का पढ़ने का मतलब हम समझा दिए थे। मतलब क्या, मोलैलिटी हम लोग किसको बोलते थे, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो 1.08 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1.08 m। तो यहाँ नहीं समझ में आ गया कि 1.08 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। इस तरह से समझना है, इसको क्लियर है बात। चलिए इस लाइन को समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जब भी इस तरह से देगा तो क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग मोलैलिटी फाइंड कर लेंगे, क्लियर। इसलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझते हैं। जब इस क्वेश्चन में देखिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 mm, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 760 mm। हमको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है जो 5% यूरिया और 10% ग्लूकोज बाय मास कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिस शीट हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो देखिए वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना दिया हुआ है, मतलब पी नॉट का वैल्यू हमको पता है 760 mm दे दिया, ठीक है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 mm। कैलकुलेट वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया बाई मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम, मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, बाई मास दिया हुआ है, यहाँ पे सब पता है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मास ऑफ यूरिया कितना ग्राम, 5 ग्राम, मास ऑफ ग्लूकोज हो गया 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, वाटर का मास कितना हो गया, मास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस कितना मास है, देखिए 10 ग्राम प्लस 5 ग्राम, मतलब कितना टोटल 15 ग्राम। तो वाटर का मास देखिए, तो सॉल्यूट टोटल सॉल्यूट यूरिया ग्लूकोज टोटल सॉल्यूट का मास कितना है 15 ग्राम है, और टोटल मतलब मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 100 में से माइनस कर लेंगे इसको, तो 100 माइनस 15 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 85 ग्राम किसका मास होगा, वाटर का मास। तो पता चल गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन कौन है, तो यूरिया और ग्लूकोज दोनों सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है यूरिया और ग्लूकोज, ठीक है। इसका वेपर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फाइंड कर देते हैं सॉल्यूट, और यहाँ पे मास ऑफ, यहाँ पे तो मास ऑफ वाटर लिख दें, मास ऑफ ग्लूकोज सब आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मतलब N2, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूट कितना है, यूरिया भी है ग्लूकोज भी है ना, दो सॉल्यूट है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे गिवन मास ऑफ यूरिया बाई मोलर मास ऑफ यूरिया। गिवन मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, ये 55 ग्राम बाई मोलर मास ऑफ यूरिया क्या होता है, देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO इसको निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना आइटम है, 2 आइटम है, हाइड्रोजन का कितना आइटम है, 4 आइटम है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, तो 14 होता है 1
का नाइट्रोजन आइटम का मोलर मास। तो मतलब 14 इंटू 2 कर लेंगे तो 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आ जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। 16 और 4 को ऐड करने पे आता है 20 और 12 और 28 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 40 मतलब 60। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल किसका आ जाएगा मोलर मास ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना हो गया यूरिया का मोलर मास 65/60 हो गया मोल प्लस। अच्छा अब किसका ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है 10 बाई मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है ग्लूकोज का, तो अभी हम लोग देख के आते हैं 180 है ना, 180 होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट ग्लूकोज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको जब एलसीएम ने 5 इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्म में 16 सीधा मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरा 180 एलसीएम आएगा 3 5 3 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 मतलब आ जाएगा मेरा 25/180। ठीक है 25/180 और इसको सॉल्व कर लेते हैं 25/180 कर लेंगे तो आ जाएगा 0.138 मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ गया मेरा कितना 0.138। ठीक है, अब उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वहाँ पे खाली पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल N1 कितना दिया हुआ है, तो देखिए इसको क्या कर लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 85 मतलब गिवन मास कितना दिया हुआ है देखिए 85 ग्राम वाटर गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ वाटर जानते हैं 18 होता है। ठीक है, तो 85 डिवाइडेड बाई 18 कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.72। कितना मोल प्रेजेंट है 4.72 मोल क्या प्रेजेंट है सॉल्वेंट का। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0। तो हमको फाइंड क्या करना है, ये P फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, इस P फाइंड करना है इज इक्वल टू N2 होता है यानी कि X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है सॉल्यूट होता है X2। अच्छा इसको किस तरह से लिखेंगे तो N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल N1 सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा आप देखिए इसका P0 का वैल्यू पता है कि हम लोग को P0 का वैल्यू 760 mm है, ये देखिए 760 यहाँ पे पुट कर देंगे 760 माइनस P का वैल्यू तो पता नहीं है डिवाइडेड बाई 760 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2 टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.138 यहाँ पे पुट कर देंगे 0.138 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है 4.72 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.138। ठीक है, अब इसको 4.72 प्लस कर लेंगे हम लोग 0.138 मेरा वैल्यू आ जाएगा 4.858। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से रहने देते हैं 760 माइनस पी 760 माइनस पी इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं 760 कॉस मल्टीप्लाई करके 760 इंटू 0.138 डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4.72 प्लस 0.138 को ऐड कर लेंगे तो मैं आ जाएगा 4.858 और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 760 इंटू 0.138 डिवाइडेड बाई 4.858 ये वाला वैल्यू आ जाएगा मेरा 2.158। यहाँ पे लिख देते हैं 2.158 ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व इस P को उठा के उधर ले आते हैं, इस 2.158 को उठा के इधर ले आते हैं तो मेरा वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे 21.58 होगा 21.58 लिखेंगे 21.58। ठीक है, अच्छा अब इस माइनस P को उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस P। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 760 माइनस इस 21.58 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 21.58 इज इक्वल टू ये माइनस P उधर चला जाएगा तो प्लस P हो जाएगा। यहाँ पे मेरा P का वैल्यू आ जाएगा जब मैं इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 760 माइनस 21.58 ये वैल्यू दे देगा 738.42। तो कितना हो गया वेपर प्रेशर 738.42 ये आ गया मेरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। क्लियर है बात। तो इस तरह इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 760 mm था जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड यूरिया और ग्लूकोज को ऐड कर दिए
ठीक है, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया होगा 738.42। अब वेपर प्रेशर बना ही किसका होगा, तो वाटर ही का वेपर प्रेशर तो लो हुआ होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का ही, क्योंकि क्या बोलेंगे यहाँ पे, सॉल्वेंट का ही तो वेपर प्रेशर बनेगा, बाकी सॉल्यूट का तो बन नहीं रहा है, क्योंकि वो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल का तो वेपर प्रेशर बनता नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करना है हमको, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होगा वो हम प्रैक्टिस शीट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से बनाइएगा। क्लियर है, तो रखते हैं आज हम लोग यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे, और उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे, उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए रखते हैं यहीं तक।